नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है? देखो, उसके लिए मैंने एक पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश की है। ये सोचो लैंड एरिया है और ये जो है ओशन है, ठीक है, ओशन। तो ओशन और लैंड एरिया के बीच में देखो, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो होता है कॉन्टिनेंट और एक होता है ओशन। तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ा था दैट कॉन्टिनेंट का जो मार्जिनल एरिया होता है ना, वो कॉन्टिनेंटल स्लोप का ये पीक पॉइंट होता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप वो पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिस जो क्या सीवर्ड एक्सटेंशन में सिचुएटेड होता है। और ये जो है इसके और सी के बीच में जो है रिस्पेक्टिवली डेप्थ जो होता है ना, ये सोचो ऊपर में सी सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये सी सरफेस और इस स्लोप के बीच का जो डेप्थ होता है रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा शैलो होता है। नाउ जब मैं इसका डेप्थ रिस्पेक्टिवली शैलो बोल रहा हूं तो किसके रिस्पेक्टिवली? ऑफ कोर्स ये पूरा ओशन जो है ना, ओशन के बेड के रिस्पेक्टिवली। ये देखो, ये वाला एबिसल प्लेन है, ये कितना ज्यादा डेप्थ है यहां पर, देख रहे हो? ये जो है आपका जाके ये कॉन्टिनेंटल राइज वाला एरिया है, ये देखो कितना डेप्थ है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का एरिया है, देखो कितना डेप्थ है। बट इन सब के डेप्थ के आधार पर जो है इसके कंपैरेटिवली अगर करोगे कॉन्टिनेंटल स्लोप का डेप्थ, तो ये बहुत ही ज्यादा कम होता है रिस्पेक्टिवली। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसका सीवर्ड जो साइड है उसमें एक्सटेंशन होता है और इसका स्लोप जो होता है ना वो काफी ज्यादा जेंटल होता है। इनफैक्ट 1 डिग्री से कभी कभी 3 डिग्री तक भी हमें देखने को मिलता है और कभी कभी तो इससे भी बहुत ज्यादा कम होता है। वैसे अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का प्रोपोर्शन पूरा दुनिया में देख लीजिएगा ना, तो दुनिया में अराउंड 8.5%, टू बी वेरी प्रिसाइज ये है 8.6%, टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर मैं ज्यादा प्रिसाइजली बात करूं तो वो भी सविंदर सिंह में भी यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है एक्सटेंडेड मार्जिन है ऑफ ईच कॉन्टिनेंट्स, और यहां पर रिस्पेक्टिवली आपको शैलो शीज या फिर आपको गल्फ्स देखने को मिलेंगे इस रीजन में ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला रीजन। और भी इसके फीचर्स अगर डिस्कस करें तो देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, ये दो जो है सबमरीन फीचर्स होते हैं, ये दो सेकेंड ऑर्डर सबमरीन फीचर्स होते हैं जिसका डिवीजन जो है ना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, है ना। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग शेल्फ ब्रेक पॉइंट। ऑलराइट, नाउ ये जो है शेल्फ को हम लोग को एक जनरलाइज स्टैंडर्ड वे में डेफिनेशन करना इसका काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर इंडियन ओशन में देख लीजिए, पैसिफिक या फिर अटलांटिक में देख लीजिए, अलग अलग वैरिड थिकनेस है अलग अलग जगह। इनफैक्ट मैंने बोला ना दैट दुनिया में जो है इसका प्रोपोर्शन अराउंड 8.6% है। उसमें भी अगर आप सी वाइज प्रोपोर्शन देख लोगे ना, तो सबसे ज्यादा तो इसका एक्चुअली में अटलांटिक ओशन में है, राइट। अटलांटिक ओशन में अराउंड 13.3% है, पैसिफिक ओशन में अराउंड 5.7% है, और इंडियन ओशन में अराउंड आपका जाके 4.2% है, ठीक है। मतलब ये पूरा ओशन वाइज, वैसे तो छोटा मोटा बहुत सारे सीज है, वहां पर भी थोड़ा मोटा एक्सटेंशन है, वो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में जरूर डिस्कस करेंगे। बट हमें जस्ट ये समझना चाहिए। और हाँ, इसका थिकनेस जो है, जैसे कि मैंने बोला, वैरिड अलग अलग लेवल ऑफ थिकनेसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्म होता है वो अलग अलग रीजन्स के कारण होता है। कहीं कहीं पर रिवर से जो डिपोजिशन आता है उसके कारण, कहीं कहीं पर जो ग्लेशियर से डिपॉजिट्स होता है उसके कारण। इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, ग्रीनलैंड के जो सराउंडिंग आपका जाके कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा, वो जो है ग्लेशियल डिपॉजिट्स के कारण। वैसे ही आपका जाके कुछ कुछ कोरल रीफ्स के डिपोजिशन के कारण भी है, जैसे नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देख लो आपका क्वींसलैंड, है ना, ये काफी ज्यादा फेमस है। तो दीज आर द थिंग्स, राइट। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इकोनॉमिकल सेंस में बहुत ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे आपको मछली आप पकड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर वेरियस फॉसिल फ्यूल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में ही किया जाता है। मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ वेरी गुड रिजर्व ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और बहुत, इनफैक्ट पूरा दुनिया में हर एक रीजन में ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहीं पर रिस्पेक्टिवली नैरो है, कहीं पर ये रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज्यादा वाइडर है। नैरो देखो, हाँ ये भी अब बता ही देता हूं, चलो, कहीं कहीं पर नैरो होता है, कहीं कहीं पर वाइडर होता है, कहीं कहीं पर मीडियम साइज्ड होता है। नैरो का एग्जांपल देख बोले तो कहां कहां होगा? जैसे आप साउथ अमेरिका में, आपको पता है एंडीज माउंटेन है, ठीक है, तो वहां पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा नैरो है, अराउंड 16 किलोमीटर के आसपास का एवरेज उसका विड्थ है, ठीक है। वहीं पर अगर आप वाइडर सेंस में देख लीजिएगा तो यहां पर आपको चाइना सी,
है ना। उसके बाद ईस्ट इंडीज का सी में आपको ये रिस्पेक्टिवली वाइडर जहाँ मिलेंगे, जहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर मीडियम साइज जो है आपको जाके नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है ना, उस रीजन में आपको मीडियम साइज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये फॉर्म किस लिए होते हैं? वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज दोस्तों बताए जाते हैं, है ना। जैसे आपका जाके वेव एंड करंट, चलो हम लोग पढ़ते हैं वो थ्योरीज क्या है, बट ओवरऑल ओवरऑल जो ये फॉर्म होता हुआ बताया गया है, दैट देखो प्रीडोमिनेंटली जो रीजंस बताया जाता है वो है या तो कॉन्टिनेंट कहीं का सबमर्ज हो गया होगा। सोचो कॉन्टिनेंट यहाँ पर है, राइट, वो अचानक से सी लेवल ऊपर उठने के साथ कॉन्टिनेंट अगर सबमर्ज हो गया होगा तो ऊपर में तो सी लेवल आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया, कॉमन सेंस। अच्छा दूसरा है ऑफ कोर्स सी लेवल राइज का, मतलब एक ही चीज घुमा फिरा के, है ना, मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सबमर्ज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टिनेंटल पहले शायद ये पोजीशन में था, बाद में कॉन्टिनेंट का पोजीशन ये हो गया, ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस है कॉन्टिनेंट का पोजीशन ऐसा ही है, अब सी जो है जो कि पहले इस पोजीशन में था वो ऊपर में आ गया सी, समझ रहे बात। तो दोनों केसेस को लेकिन पिक्चर लेकिन अलग अलग बना, देख रहे हो दोनों केस का, तो ये आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये सब में कंफ्यूज कर सकता है इंसान। और तीसरा फैक्टर जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो सेडिमेंट्स जो कि डिपॉजिट किए जाते हैं बाय द रिवर्स। जैसे सोचो ये आपका पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो इन डिपॉजिशंस के कारण जो है यहाँ डिपॉजिट हो होकर जो है इस ये पहले शायद नीचे हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर डिपॉजिट गिर गिर के ये और भी ऊपर आ गया होगा, ठीक है, तो दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, वैसे वैसे कि जैसे कि मैं बोल रहा था डिफरेंट अदर थ्योरीज भी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पढ़ने के लिए। जैसे पहला है वेव एंड करंट थ्योरी, ठीक है, माफ कीजिएगा ऐसे ही मैंने बता दिया, देखो मैं ध्यान से बता दे रहा हूं, डायरेक्टली आप खुद से समझ लो, ठीक है। वेव एंड करंट थ्योरी बोलता है दैट देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में जो है ना, जैसे सोचो ये सागर है तो यहाँ पे तो वेव्स तो आती होंगी, तो ये जब वेव्स आती है ना तो इसको टकराकर इसके सेडिमेंट्स को यहाँ पे आकर डिपॉजिट कर देती है, मतलब इसको इरोड करके यहाँ पर ही डिपॉजिट कर देती है, तो उसके लिए कभी कभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्म हो जाता है। तो वो चीज जो है यहाँ पर बताया गया है अंडर द वेव एंड करंट थ्योरी। वेव एंड करंट थ्योरी रिवर्स के द्वारा भी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूवियल डिपॉजिट्स और सी वाटर। सी वाटर कैसे करता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, मरीन इरोजन, ठीक है, ये नोट्स कॉपी में खुद से लिख लो। दूसरा जो थ्योरीज बताया जाता है वो है प्रोलॉन्ग्ड सेडिमेंटेशन थ्योरी। प्रोलॉन्ग्ड सेडिमेंटेशन थ्योरी के तहत अगेन बोला जाता है दैट सोचो कहीं पर ऐसा रीजन हो, सी रीजन हो, जो क्या काम कंडीशन में हो, राइट, ज्यादा वहां पर हलचल नहीं होता हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, दैट इस रीजन में जो है मछलियां इस रीजन में बहुत ज्यादा आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनको खाना ज्यादा मिलता है। अब मछलियां आती है, खाना खाती है, बहुत समय मछलियां यहाँ पर मर भी जाती होंगी, राइट, ऐसे ही मछलियों की तरह ही बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि इसी रीजन में मर जाते हैं और उस रीजन में मर मर के जो है इसका लेवल को ऊपर कर देते हैं, समझ रहे हो बात। तो उस चीज को जो है हम लोग कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सेडिमेंटेशन रूल, है ना, और उसके आधार पर भी जो है आपका जगह कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है। दूसरा हो गया। तीसरा है आपका जगह राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट, राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट, ठीक है। इस थ्योरी के आधार पर बोला जाता है दैट देखो कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन के जो भीतर है आपका जाके थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स देखने को मिलता है, राइट, तो उस करंट आई मीन जो आर्थर होम्स ने दिया था, याद आ रहा है, तो ये सोचो कन्वेक्टिव करंट बह रहा है, ठीक है, तो उसके कारण जो यहाँ पर नए नए रिजेस जो बन रहे हैं वो अल्टीमेटली दूर जाते रहेंगे, तो ये जो नया लैंड फॉर्म होता है ना, तो बहुत समय जो है इसका हाइट जो है बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, राइट, और बहुत ज्यादा ऊंचा हाइट का सोचो यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, वहां पर जाके सबसाइड करेगा, बट इसका भी तो हाइट बहुत ज्यादा ऊंचा है ना, तो ये कभी कभी इसके साथ मिल जाता है ना, और यहाँ पर मतलब वैसे तो देखो लॉन्ग टर्म में ये सबसाइड करेगा, ठीक है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब ये मिल जाता है ना इससे, तो उस समय तो यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा, दैट इज राइजिंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट। चौथा हुआ आपका जाके सबसिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड एरियाज, वो तो हम लोगों ने समझ ही लिया दैट कैसे जब कॉन्टिनेंट का सबसाइडेशन हो जाता है। तीसरा है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। यहां पे क्या बोला गया ना, प्लीस्टोसीन आइस एज, प्लीस्टोसीन आइस एज के समय हम लोगों ने क्या देखा था, ग्लेशिएशन हुआ था, ग्लेशिएशन के कारण जो है वाटर लेवल नीचे गया था, बट जब आइस लेवल गया, दैट इज जब इंटर ग्लेशियल पीरियड आया, तो उस समय फिर से वाटर लेवल ऊपर आया, है ना। अब देखो जब वाटर लेवल नीचे जा रहा था, ठीक है, सोचो यहां पर ऐसे कॉन्टिनेंट रहा होगा, राइट, ये वाटर लेवल पहले लाया होगा, अब आइस एज में जब वाटर लेवल ये नीचे जा रहा है ना, जो जब नीचे आ रहा तो ये तो ऐसा नहीं सडनली तो नीचे नहीं आ जाता है, ये
पहले बहुत साल लगता है, 100 साल लग जाता है उसको इस लेवल में आने के लिए, फिर 100 साल लग जाता है उसको इस लेवल में आने के लिए, फिर 100 साल उसको इस लेवल में आने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे आता है ना। तो ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ क्या है ना, इसको भी इरोड करते चलता है। ये जैसे जैसे नीचे आता है ना, ये रीजन पूरा इरोड साफ हो जाता है, देख रहे हो, ये पूरा साफ हो गया। तो मतलब पूरा ग्लेशियल पीरियड में जो है ये पूरा वाटर लेवल जब तक नीचे आए, ये तब तक यहाँ तक पूरा साफ हो गया होगा आपका, ठीक है। फिर जो ये ऊपर आएगा तो अचानक से तो फिर तो वैसा लैंडफॉर्म नहीं तैयार होगा ना, है ना। तो उस समय क्या होगा, दैट ये कुछ ऐसा रीजन हो जाता है और इस रीजन को हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी भी इसमें आ गया, है ना। और उसके बाद जो है और एक आता है सी क्लिफ सबमर्जेंस थ्योरी। तो वो तो हम लोगों ने खैर वो ऑप्शनल वाले क्लासेस में डिस्कस कर ही लिया था, दैट कभी भी अगर सोचो इस रीजन में सी क्लिफ रहता है, तो सी क्लिफ भी बहुत समय जब ये इस रीजन को हिट करते रहता है ना, सोचो, रुको मैं इसको डिलीट क्यों करूंगा, यहीं पे बना देता हूँ। सोचो ये सी क्लिफ है, ठीक है। तो ये वाटर आ रही है, इसको हिट कर रही है, तो इसको हिट करके धीरे 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 यहाँ पर इरोड, यहाँ पे गुफा बन जाता है काइंड ऑफ, समझ रहे हो। मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना डार्क, जहाँ मैं जहाँ पर बना रहा हूँ वो वाला खाली हो जाता है ना। अब ये खाली हो जाता है तो ये कहाँ पर टिकेगा भाई। ये भी एक समय आता है जब अचानक से धड़ाम से ये पूरा ब्लॉक जो है धपाक से नीचे गिर जाता है। जब ये नीचे गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो रीजन है इसका हाइट ऊपर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा चंक ऑफ लैंड मास जो है, बड़ा सा चंक ऑफ रॉक जो है, रेगोलिथ जो है, वो अचानक से नीचे आ जाता है और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। तो अगेन वेरियस थ्योरीज है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। ऐसे ही जो है आपको वेरियस जगह में आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिल जाएंगे। वैसे तो अगेन ये जैसे वर्ल्ड मैप है, दुनिया में हर जगह ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। जैसे कि मैंने बोला कहीं पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो कहीं पर ये थोड़ा कम है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर जैसे बहुत कम है, ये हम लोगों ने एग्जांपल भी डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है। वैसे ही जो है यहाँ पर रॉकीज माउंटेन्स के कारण भी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया दैट वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ और किसके फैक्टर के कारण वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना है। तो देखो, एक होता है ग्लेशियल शेल्फ, जो कि आपको क्वींसलैंड के यहाँ पे जो शेल्फ मिलेगा ना, वो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ग्लेशियल शेल्फ। दूसरा है कोरल रीफ शेल्फ, जो कि ये ग्रीनलैंड का था पहला, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, ये वाला रीजन में जो है ना शेल्फ जो बनता है, इट इज ड्यू टू द कोरल रीफ फॉर्मेशन, राइट। तीसरा है शेल्फ ऑफ लार्ज रिवर, जो कि आपको नाइल डेल्टा के इधर मिल जाएगा, राइट। वैसे ही शेल्फ ऑफ डेंड्रेटिक रिवर, जो कि हडसन रिवर के आजू बाजू यहाँ पर इस रीजन में आपको मिल जाएगा। वैसे ही शेल्फ अलोंग द यंग माउंटेन रेंजेस, जैसे हवाई आइलैंड जो पैसिफिक रीजन में, राइट। तो वहां पर भी जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एग्जिस्ट करती हैं। अब आता है सेल्फ के विड्थ के बारे में। वैसे तो देखो इसका विड्थ जो है ना अलग अलग रीजन में ये वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा आपको बताया दैट कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट क्यों वो शेल्फ बन रहा है, क्योंकि वेरियस फैक्टर अलग अलग भी काम कर सकते हैं कोई रीजन के सेल्फ के बनने के पीछे, या फिर 2 या फिर 3 फैक्टर एक साथ भी काम कर सकते हैं, यू नेवर नो, राइट। तो इसीलिए जो है ये विड्थ भी जो है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग वेरी करता रहता है। जैसे ऑन एन एवरेज ये 70 to 80 किलोमीटर ना, ध्यान दीजिएगा, ऑन एन एवरेज विड्थ बता रहा हूं मैं पूरा दुनिया के रीजन का, ठीक है। वो क्या है? 70 से 80 किलोमीटर। बट अगर रीजनल वाइज अगर विड्थ देखिएगा तो रीजनल वाइज जो है ये वेरी करता रहता है अलग अलग जगह, ठीक है। तो ये आपको जरूर से समझना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था ना आपको दैट अटलांटिक में सबसे ज्यादा अराउंड 13% से भी ज्यादा है, राइट। तो और पैसिफिक में अराउंड 5% है, इसमें अराउंड 4% है। तो ये मैंने अलग अलग रीजन बताया ना, तो उसी से आप समझ जाइए दैट विड्थ के हिसाब से मतलब कहां पर ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का प्रोपोर्शन आपको मिलेगा। तो आपको पता है अटलांटिक, उसके बाद पैसिफिक, उसके बाद इंडियन ओशन। ये भी चीजें याद रखो, ठीक है। ये सब प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है और मेंस के लिए तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बट ओवरऑल एवरेज अगर इसका विड्थ देखिएगा तो वो है 70 से 80 किलोमीटर। विड्थ मतलब ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया पानी के नीचे, और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंटल राइज। तो अगेन ये वाला इसको विड्थ कह रहे हैं, ठीक है। समझ गया? ओके। अच्छा, बहुत समय बोला गया ऑफन इट इज एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग सम ऑफ द मार्जिन्स, जैसे कोस्ट ऑफ चिले, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है उसलिए, है ना। और उसका भी किस लिए होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, ठीक है।
तो अगेन इसके बारे में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इट इज अप टू 120 किलोमीटर विड्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। जी हाँ, यहाँ पर जो है ना हुडसन रिवर के इधर अराउंड 120 किलोमीटर तक इसका विड्थ है। वैसे पता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कहाँ? वो है साइबेरिया रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिएगा 1500 किलोमीटर इन विड्थ है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो बहुत ही मतलब दुनिया का सबसे बड़ा है बेसिकली है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी डेप्थ के बारे में। डेप्थ मतलब ये वाला, ये देखो ये वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ हुआ, दिख रहा है आपको? ये वाला जो है ना, ये वाला डेप्थ, इसको डेप्थ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म नहीं है इसलिए आपको देखने को वैसा लग रहा है, बट एनीवे डेप्थ भी जो है हर एक जगह में अलग अलग रीजन में वेरी करता रहता है। वैसे वैसे इसका 30 मीटर कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ एरिया में 600 मीटर तक का भी डेप्थ है। मतलब डेप्थ जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग वेरी करता रहता है। कोस्ट के सामने अगर आप देखिएगा तो शायद डेप्थ थोड़ा कम रहेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सेडिमेंट्स आकर डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। और भी डिफरेंट अदर फैक्टर, वेव के द्वारा इरोजन के कारण भी वहाँ का डेप्थ कम होता है। बट वैसे ही जैसे आप सी शोर की तरफ जाने लगेगा ना, तो वैसे डेप्थ इंक्रीज करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा था दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो ये ग्रेडियंट होता है ये 1 से लेकर 3 डिग्री तक होता है। सोचो कहाँ, जहाँ पर 1 डिग्री होगा वहाँ पर तो कम डेप्थ होगा, राइट। बट जहाँ पर सोचो अगर अचानक से 3 डिग्री तक का ग्रेडियंट हो गया, तो ऑफ कोर्स इसके जो एंड पॉइंट होगा वहां पर तो रिस्पेक्टिवली डेप्थ ज्यादा होगा। तो वही चीज बताया गया, डेप्थ वेरी करता रहता है। कहीं कहीं पर आपको 30 मीटर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको 600 मीटर भी मिल जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंस की अगर बात करें दैट क्या महत्व होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का, तो देखो भैया ये पूरा दुनिया देख रहे हो, पूरा दुनिया हर एक जगह कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देख रहे हो। इस रीजन में थोड़ा ज्यादा है, इस रीजन में थोड़ा ज्यादा है, इस रीजन में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। बट बहुत सारे रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा कम है, इस रीजन में कम है, इस रीजन में कम है, इस रीजन में, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली जो है अलग अलग रीजन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ डेप्थ सब जगह अलग अलग होता है। अच्छा, इंडिया के बारे में तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, चलो इंडिया के बारे में भी बता ही देता हूँ। देखो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, तो वहां पे ऑन एन एवरेज जो है हमारा विड्थ जो होता है वो है 50 किलोमीटर का। बट वेस्टर्न कोस्ट का जो है हमारा ऑन एन एवरेज 100 माफ कीजिएगा 150 किलोमीटर का विड्थ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ईस्टर्न कोस्ट में जो विड्थ है 50 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर जो है गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे रिवर्स वहाँ पे जाके बहते हैं। वहीं पर वेस्टर्न कोस्ट में अगर देख लीजिएगा नर्मदा, तापी, माही जैसे रिवर्स जो है वो स्टूडीज बनाते हैं, राइट। तो इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, राइट। अच्छा, अगर इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं तो अगेन इस ये रीजन क्योंकि कोस्ट से सटा हुआ है, तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगा लोगे तो यहाँ पर मछुआरे जाते ही होंगे फिश पकड़ने, है ना, कॉमन सेंस सब आता है। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ रीजन विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मरीन फूड। इनफैक्ट हमने तो बोला ना दैट यहाँ पर आपको वेरियस हाइड्रोकार्बन्स भी मिलेंगे, है ना। इसी के कारण, है ना, इसी के कारण साउथ चाइना सी में जो है चाइना अपना दबदबा बना रहा है। वो अपने आप वो रिटेन करना चाहता है उस रीजन को, 9-9 वाले रीजन को। क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत वहां पे मेजर एक रीजन जो है दैट इज फॉल्स अंडर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन, राइट। और ऑफ कोर्स वहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना दिए हैं और मिलिट्री प्रेजेंस भी उन्होंने बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दैट वहां पर हाइड्रोकार्बन्स मिलने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। वहां पर शोआल्स है जहां पर आपको मछलियां भी पकड़ सकते हैं, राइट। और आपको पता है चाइना का जो है सी फूड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है उनके लाइवलीहुड का, राइट। सो वो एक रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी है, ठीक है। इनफैक्ट दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वहाँ पे इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला मरीन फूड्स तो आपको मिलेगा ही, बट हाइड्रोकार्बन का भी बहुत ही मेजर रिजर्व है। यही नहीं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ले लीजिए या फिर डिफरेंट अदर मिनरल्स ओर्स ही क्यों ना लीजिए, जैसे मैंगनीज, आयरन, कॉपर, गोल्ड, वेरियस चीज़ें जो हैं आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक मेजर प्रोपोर्शन में मिलती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज डिस्कशन। आशा करता हूँ दैट आपको समझ में आया होगा। और इसकी अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक जो है पूरा चैप्टर का, टोटल चैप्टर का लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।